असफर साहब की तरफ चलती हूँ। असफर साहब, आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर होगी? देखिए, आप जो बात कर रही है ना कि एविएशन इंडस्ट्री बेहतर होगी, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, ये एक प्रोसेस होता है। जब उसमें पॉइंट वाइज हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तो हर चीज में बेहतरी आनी शुरू होती है। हम ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि सिर्फ एक पे आएगी प्राइवेटाइजेशन सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है और गवर्नमेंट को भी आई थिंक ये नैरेटिव रखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कभी आएगा, बेहतरी आएगी, तो वो कुछ 6 महीने साल भर में नहीं आएगी। हमें एक रियलिस्टिक टाइमलाइंस पे काम करना चाहिए कि कम से कम 3-4 साल लगते हैं चीजों को बेहतर होने में। और हर गवर्नमेंट जो है वो आके ये कहती है कि जब 6 महीने में दूध की नहरें बह रही होंगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रोसेस को सपोर्ट करें और यूनानिमस एक डिसीजन को स्टेक होल्डर्स प्रोसेस को फॉलो करें। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया है। हमारे साथ मुशर्रफ रसूल साहब भी मौजूद है, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं खुर्रम शहजाद साहब, जो कि मुशीर वजीर खजाना है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खुर्रम साहब, निजकारी का मकसद क्या है और क्या इसका वाहिद मकसद हुकूमत से बोझ कम करना है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें जी, प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, खासकर उन गवर्नमेंट्स के लिए जो कि बिजनेस में रही हों और फ्रॉम डे वन जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व होती हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान स्टेट भी ऑफ कोर्स इस तरह की जो है वो चीजों में रहा है, बिजनेस में रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि स्टेट जो होता है उसका काम बिजनेस करना नहीं होता, बल्कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। और आपने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है, दो चीजें हैं। एक तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि जी आप जो है किसी कंपनी को बेच दें। मकसद होता है डेवलपमेंट का, मकसद होता है लोगों की वेलफेयर का, कि अल्टीमेटली जो कस्टमर है या कंज्यूमर है या एक आम आदमी है, उसके लिए जो सर्विस है, सर्विस डिलीवरी जो है वो इम्पोर्टेंट हो, कॉम्पिटिटिव हो, कम प्राइस पे उसको मिले। इसीलिए जो है ऐसा एनवायरनमेंट गवर्नमेंट्स क्रिएट करती हैं जिससे जो है वो मार्केट्स अपनी डिमांड सप्लाई पे चलती हैं और अल्टीमेटली कंपटीशन होता है और एक आम आदमी को फायदा होता है। इसी तनाजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का भी प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम इसी तरह से है कि डीरेगुलेशन और जो है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ लेकर जाता है। तो इसके अंदर आपने देखा है कि रिसेंटली जो फर्स्ट वुमेन बैंक है वो हमने प्राइवेटाइज किया और उसमें एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी जो मिडल ईस्ट की कंपनी है वो जो है उसको लेने के लिए आई और उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रही है, मजीद उसको डेवलप करने की बात कर रही है, मजीद उसको एडवांस करने की बात कर रही है, क्योंकि उनका अपना एक एक्सपीरियंस है मिडल ईस्टर्न बैंक्स के अंदर जो उन्होंने किया। सेकेंडली, यहाँ पे आप देखें पीआईए में बहुत इंपॉर्टेंट कंसोर्शियम्स आए हैं, बड़े कंसोर्शियम्स आए हैं जिनका टर्न अराउंड का एक्सपीरियंस है, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ आप देखें एक एयरलाइन है, उसके अंदर दो बड़े ग्रुप्स हैं और तीसरा ग्रुप जो है उसने विड्रॉ इसलिए किया है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में किसी विनिंग जो है वो बिडर को जो है वो ज्वाइन कर ले। तो देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इंटरेस्ट आना लोकल इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट आना, लोकल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल आया है। खुर्रम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो आपने बिड लगाने की कोशिश की थी अक्टूबर 2024 में, वो ना हो सकी और आपने जो रिजर्व प्राइस रखी थी वो रखी थी आपने 85 अरब रुपए। तो इस दफा आप क्या रिजर्व प्राइस रखने जा रहे हैं और आपको क्या उम्मीद है कि जो बिडर्स आ रहे हैं वो कितने तक की बोली लग सकती है इस दफा? देखिए जी, ये दोनों कमेंट्स जो हैं इस वक्त मुनासिब नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में आप 3:30 बजे जो होगी, 3-3:30 बजे, वो आप देख लीजिएगा उसमें कितनी बिड आती है और किस तरह से रेफरेंस प्राइस सेट होती है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि लास्ट ईयर की जो बिड थी उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। ऑफ कोर्स देखें, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट थी लास्ट ईयर और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुनिया में प्राइवेटाइजेशन जो हैं 20-20 साल के बाद हुई हैं। 20-20 साल आप नेक्स्ट डोर इंडिया देख लें, वहां पे जो एयर इंडिया थी वो आपको पता है 2001-2002 से प्राइवेटाइज होने की कोशिश शुरू हुई थी और वो जाके 2022 में, 21 में, 22 में जाके हुई। तो बात ये नहीं है कि हम भी इतने टाइम लगाएं, लेकिन हमारी उनसे इस तरह की जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हम जल्दी हमने काबू पाया, जल्दी हमने प्रिपरेशंस बेहतर की और इन्वेस्टर के जो कंसर्न थे 2-3, उसको एड्रेस किया गया है, उसको बहुत थॉरली एड्रेस किया गया है, तभी आपकी ये जो है खुर्रम साहब 2-3 माह के तहफुजात थे इन्वेस्टर्स के, वो 2-3 तहफुजात कौन से थे जो आपने अभी दूर कर दिए? देखें, एक तो टैक्स का इशू था इंपोर्ट्स पे, कि आप पार्ट्स इंपोर्ट्स करते हैं, जहाज इंपोर्ट करते हैं लीज पे, वो टैक्स का इशू था। उस पे जो है आईएमएफ के साथ डिस्कशन किया गया, आईएमएफ को ऑन बोर्ड रखा गया। उसके बाद जो है डिस्कशन करके एक बहुत थॉरली जो है प्लान मुरतब दिया गया। उसके बाद
बिडर्स के कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस किया। फिर उसके अलावा बैलेंस शीट के ऊपर बहुत सारी चीजें थी, कर्जों के इश्यूज थे उसके अंदर, होल था बहुत बड़ा उसके अंदर, इक्विटी यानी कि उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस के इश्यूज थे, उनको सेटल किया गया। उसमें से डेट हमने जो पहले जो है वो होल्डिंग कंपनी में डाला था उसमें थोड़े से जो है चेंजेस, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके अंदर जो है वो इन्वेस्टर का कंसर्न जो है एड्रेस किया गया। तभी तो इन्वेस्टर्स आपके इतना आगे आए हैं और आज वो चारों के चारों आ रहे हैं। आप देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले ही बाकी सारे चले गए थे, सिर्फ एक आया था, वो भी जो है वो उस तरह से नहीं था। लेकिन बात यह है कि आज जो है एक बड़ा दिन है और आज जो है हम बहुत पॉजिटिव हैं कि आज एक बड़ी चीज होने जा रही है, हिस्टोरिक चीज होने जा रही है। और इंशाल्लाह सब ये जो है वो मेरे ख्याल में उम्मीद करें कि आज एक अच्छी चीज होगी। और देखिए एयरलाइन जा सकती है। खुर्रम साहब हमारे साथ ही रहेगा, मुशर्रफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट भी लेते हैं। मुशर्रफ साहब, गवर्नमेंट दावा तो यही करिए कि इससे सालाना जो अरबों का बोझ है प्राइवेटाइजेशन से वो कम होगा, तो आपकी नजर में ऐसा पॉसिबल है? ग्राउंड रियलिटीज क्या है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के बाद पहले तो ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सारा जो पीआई का डेट था या मेजॉरिटी ऑफ दैट वो तो ले लिया दूसरी होल्डिंग कंपनी के अंदर डाल के। तो जो एयरलाइन प्राइवेटाइज हो जाएगी तो उसके अंदर वो वाला डेट नहीं आएगा। और जो अगर कोई वो लॉसेस होते हैं तो जो नया ओनर है उसी को एब्जॉर्ब करने हो, तो उस लिहाज से डेट जो का उठाने का मामला है वो तो हल हो जाए। ताहम ये जो अगली बात है कि क्या पीआईए कंटिन्यू करेगी इसी तरह से कि उसमें साल लॉसेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट में ऐसा होगा। प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट में जो उसको प्रॉफिट्स में ले जाना है वही प्रायोरिटी होगी, और वो चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के पास वो फैसले करने की, तो मेरा ख्याल है कि वो ये फैसले कर पाएंगे। और उन फैसलों के नतीजे में देखें, अगर फ्लाइट्स बेहतर हो जाती हैं पीआईए की और ऑन टाइम आ जाती हैं, उनमें कंफर्ट दी जाती है, सर्विसेज कंपेरेबल कर दी जाती हैं विद अदर एयरलाइंस, तो जो लोग पीआईए के अलावा और एयरलाइंस को प्रेफर करें, खासतौर पे यूरोपियन और ब्रिटिश रूट्स पे, वो अगर वापस पीआईए में वो आना शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये लॉसेज इन एनी केस एलिमिनेट होते जाए। ठीक है, मुशर्रफ साहब साथ ही रहिएगा। खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, आप कहिएगा कि जिस तरह आपने कहा कि 75% 75% जो हिस्से हैं वो बेचे जाएंगे और 25% हुकूमत के पास रहेंगे, और उस 75% में से 7.5% जो है वो हुकूमत को मिलेगा, और ये तो बहुत कम वैल्यू बनती है जो हुकूमत के खजाने में आएगी। तो इस हवाले से डिटेल्स बताइएगा। देखें, एक चीज ध्यान में रखें कि एक ऐसी एंटिटी जो कि बहुत सफर करती रही है, बहुत लॉसेस उसने देखे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी बड़ा बर्डन रहा है, और उसके साथ साथ जो है लॉसेस के साथ साथ कर्जों के बर्डन के नीचे भी दबी रही है। तो उस कंपनी को इन्वेस्टर आके अगर वो लेता है तो आपके लिए क्या करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि अभी जो है मुझे बस पैसे ज्यादा मिल जाएं, मैक्सिमाइज हो जाए। कि देखें, एक हर चीज की एक वैल्यू होती है, एंटिटी की वैल्यू होती है। अगर उस एंटिटी की वैल्यू जो है वो आज जो है कर्जों के बोझ तले रही है और लॉसेस में रही है, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि आप इन्वेस्टर से ये कहें कि पैसा इसके अंदर डालें, इसको रिवाइव करें, ताकि देखें गवर्नमेंट का एंगल जो होता है वो डेवलपमेंट का होता है, इसलिए इसके अंदर पैसा जाना जरूरी है। गवर्नमेंट के किटी में जो पैसा आएगा वो उसका एक प्रोपोर्शन होगा। ये नहीं हो सकता कि जी आप कहें कि जी मुझे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दें और फिर इसमें भी पैसे डालें, ऐसा नहीं होता। आपको डेवलपमेंट का एंगल देखना पड़ता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसिप्ट्स तो एक चीज है कि हमें पैसे मिलें, लेकिन एक पोर्शन आपको मिल रहा है ना इसके अंदर, और उसके अलावा भी अगर 75% अगर इन्वेस्टर लेके जाता है तो 25% आपके पास रहेगा। अगर कोई इन्वेस्टर कहता है मुझे 100% चाहिए, तो मेरे ख्याल में 100% भी हम देख सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कल को ये ना हो कि जो है लोग ये ना कहें कि जी हमें मौका नहीं मिला 100% लेने का, हमें खुद चलाने का मौका नहीं मिला। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर को देनी है ताकि इन्वेस्टर आए, इसको रिवाइव करे, लोगों को फायदा हो। 1.25 करोड़ आपके पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, अपनी एयरलाइंस के थ्रू आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्ट एयरलाइन जो है आपका टाइम बचाती है, आपकी कॉस्ट बचाती है, आपको बहुत बेहतर करती है। और एयरलाइंस आपको पता है दुनिया में इकोनॉमीज को टर्न अराउंड करती हैं। पाकिस्तान में आज पीआईए की 4 मिलियन जो है लोग सफर करते हैं पीआईए से, ये बढ़ के 7 मिलियन हो जाएंगे, 70 लाख। अगर आप डबल जहाज कर देते हैं यहाँ से, अगर 18 जहाज है, 19 जहाज है, ये डबल होकर 30-40 हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं, तो आपको पता है कितना पोटेंशियल हो सकता है। और आपकी डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ी है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्शंस हैं जो पीआईए के लिए बहुत बेहतर हो सकता है अगर इसमें पैसा अच्छा है, इन्वेस्टर अच्छा है, इसमें पैसे डाले, एविएशन टर्न अराउंड हो, एविएशन सेक्टर। मैं आपको ये बताऊं, 3 एयरपोर्ट्स भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो एक जेबी, एक लीज के थ्रू हम करने जाएंगे, कंसेशन के थ्रू हम करने जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर इसमें आएंगे
और आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, मेन 3 एयरपोर्ट जो हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो पूरा एविएशन सेक्टर बेहतर होता है, तो पूरी आपकी इकोनॉमी इसको लेके चलता है। आपकी मिडिल ईस्ट की एग्जांपल आपके पास है, जाए कि लॉन्ग टर्म प्लान, तो ये गलत नहीं होगा। खुर्रम शहजाद साहब ये भी कहिएगा कि पीआई के हजारों एम्प्लॉयज हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या कोई जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो बनाई गई है? देखिए जी, 1 साल तक कोई एम्प्लॉय नहीं निकलेगा, 1 साल तक, 1 साल तक कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगा कहीं पे भी। उसके बाद ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर आएगा वो दिखेगा प्लान कैसा। मैं आपको बताऊं, ये शुरू में बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि देखें पीआईए के पास बहुत सॉलिड जो है एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी वाला एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ है। कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि आते ही जो एम्प्लॉयज को निकाल दे। आपको पता है 12 से 13,000 आई थिंक इससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे, ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। तो ऑलरेडी आपके पास अगर आधा स्टाफ है और वो अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, तो कोई क्यों निकालेगा? अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो नेचुरली आगे जाते हुए अपना वो रास्ता खुद तलाश करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1 साल तक एटलीस्ट हमने ये रखा है कि जो इन्वेस्टर नया आएगा वो कुछ नहीं करेगा। 1 साल के बाद ऑफ कोर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो मेरिट पे है उसको रखे, जो मेरिट पे नहीं है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी कहिएगा कि पीआईए को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाना होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर को करनी होगी? इसके लिए भी आपने कोई पॉलिसी बनाई है कि इतने अरसे तक जो इन्वेस्टर होगा वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर इतनी करेगा? और 100% शेयर्स के खरीदने के हवाले से बताइएगा कि वो भी कोई टाइम फ्रेम दिया जाएगा बिडर्स को? देखिए जी, इसके अंदर जो 75% लिस्ट से अगर आता है तो 75 के अंदर 2/3 जो है वो इन्वेस्टर लेके जाएगा और शुरू में उसकी पेमेंट करेगा। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो जो है 1 साल का उसको मौका मिलेगा। और अगर 25% रिमेनिंग अगर वो खरीदना चाहता है तो उसके लिए 3 महीने का ऑप्शन उसके पास होगा कि 3 महीने में वो बता सकता है। दूसरी बात ये, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है कि जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ही करेगा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि मेजॉरिटी जो भी होगा, ये जो बिड प्राइस होगी, जो भी आएगा, जो रेफरेंस प्राइस होगी, बिड प्राइस होगी, उसके पास आती है, तो वो बेसिकली मेजॉरिटी उसकी कंपनी में जाएगी। कंपनी को रिवाइव करना है और कंपनी में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी स्टेक होगा तो उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है जैसे आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। मुशर्रफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मुशर्रफ साहब, ये कहिएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो फॉरेन रेवेन्यू है, इस पर भी क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे इन फ्यूचर? जी बिल्कुल। पीआईए की देखिए ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट 60% जो टिकटिंग है वो फॉरेन करेंसी में सेल्स होती हैं आउटसाइड पाकिस्तान। तो वो जब अगर आपको डॉलर्स में वैल्यू उसकी कन्वर्ट होके आएगी तो वो डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे उसका फर्क पड़ेगा। इसी तरह ये है कि अगर देखिए पीआईए बिकम्स रियली एन इंटरनेशनल एयरलाइन जिसमें हम इस्लामाबाद को एज ए हब बना के तो प्रॉपरली इसका नेटवर्क एक्सपैंड कर सके टू लिंक बिटवीन चाइना एंड अफ्रीका, यूरोप एंड फार ईस्ट, तो हम बड़े वेल लोकेटेड हैं वो काम करने के लिए। वो अगर आप करेंगे तो जैसे बाकी एयरलाइंस का तजर्बा है, टर्किश का या मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस का, कि वो जो सिटी और उसके अंदर बिजनेसेस की ग्रोथ है और जो इंटरनेशनल लोगों का आना, वहाँ पर आके फिर इन्वेस्टमेंट्स का सोचना, वो भी मुमकिन हो जाता है। तो आई थिंक इसके जो सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली होंगे। वन लाइन जो है अपनी कारकर्दगी बेहतर कर ले और सर्विसेज अपनी अच्छी करे। बिल्कुल, साबिक सीईओ मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज पीआईए की निजकारी होनी है और इस हवाले से बिडर्स सील बंद लिफाफा जो होगा और अब होगी वो आज जमा करवाएंगे अब से कुछ देर के बाद, और फिर उन बिड्स को काबीना में ले जाया जाएगा और वहाँ से रिवर्स प्राइस आएगी और उसके बाद फिर 3:30 बजे उन बिड्स को खोला जाएगा। समा अपने नाजरीन तक ये लम्हा बा लम्हा ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेगा और आपको अपडेट करता रहेगा, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। नन्हा सा ज़हन, बड़ा कुछ है सीखना, नन्ही सी जान, बड़ी सी शरारत, ये अपनी नन्हा सही लेना चाहता है बड़े कदम।